हेलो फ्रेंड्स। तो आज से मैं एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं एनसीईआरटी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स चैप्टर नंबर 1 क्लास 12। तो पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो एम है वो नीट को लेकर है कि नीट में जो भी फिजिक्स आती है उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो मेडिकल के लिए देते हैं। उसमें जो फिजिक्स पूछी जाती है वो ना बहुत ही टफ होती है ना बहुत ही आसान होती है। एक कंपटीशन स्तर का जो भी चीज आपको पढ़ना होता है उसको पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी बातें ध्यान देनी होती है। जैसे कि उसमें क्या पूछा जाता है, प्रूफ तो कभी उसमें पूछा नहीं जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये दिमाग में ये बात निकाल देनी है कि उसमें जो हमको जो आज तक हम पढ़ते आए हैं कि जब एग्जाम दिया डिस्क्रिप्टिव तो प्रूफ उसमें जो हमने पढ़ा है तो वो सारी चीजें जरूरत है। हाँ, प्रूफ कभी कभी क्या होता है कि कैसे प्रूफ के रिजल्ट तक आते हैं वो एक बार देखना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज हमको 3 बातें इसमें ध्यान रख लेनी है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कोई क्वेश्चन पूछा तो दिमाग में तड़क से ये ख्याल आया कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा या ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है या इसके पीछे लॉजिक है, ये मतलब तड़क से दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो हम उस चीज को एकदम ध्यान देंगे। जहां फैक्ट है उसको रट लेंगे, जहां फॉर्मूला है उसको भी रट लेंगे, लेकिन जहां कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझ के फिर उसका निचोड़ क्वेश्चन में डालेंगे। बात समझ में आ रही है? तो 1 बाय 1 मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके थ्योरी खत्म होने के बाद उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल लेंगे। आपको अगर कुछ न्यूमेरिकल पूछना है तो आप ठीक है ना, आप भी पूछ सकते हो। कमेंट में आप कमेंट करके बताओ कि कौन से न्यूमेरिकल आपको टफ लगते हैं, किस तरीके के मुझे कराने हैं, और मुझे जो समझ में आएगा मैं एनसीईआरटी से उठा लूंगा, एनसीईआरटी के अनसॉल्व से उठा लूंगा। ठीक है, और कहीं से भी मुझे जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब नीट की प्रिपरेशन के लिए मुझे करना होगा मैं उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ओके, तो सबसे पहले जो भी इसमें पॉइंट आता है एनसीईआरटी में वो आता है चार्ज। आज हम जो है फोर्स तक, चार्ज और फोर्स ये 2 चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो चार्ज जो है सबसे पहले पॉइंट आता है इसमें कि चार्ज क्या होता है। तो देखिए, चार्ज क्या है? कोई चीज ऐसी है नहीं कि जिसको हम मार्केट में जाके देख लें या कहीं आसपास हम देख लें। कुछ चीजें जो होती हैं वो एक प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है जो हम करके देख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम कभी भी चार्ज को खुली आंख से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए, दैनिक जीवन में हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बचपन में या जब भी अपने स्टेज में, अभी जो स्टेज है उसके पहले हमने करके देखा है, लेकिन बचपना में हम सारी चीजें जो है वो उसको मैजिक समझते हैं या जो भी चीजें होती हैं, लेकिन उस मैजिक के पीछे कौन सी साइंस लगी होती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए चार्ज की बात कर रहे हैं, तो चार्ज क्या एक प्रोसेस है। ठीक है ना, एक ऐसी चीज जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि किसी चीज को हम एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, या किसी चीज को हम रगड़ दे रहे हैं। ठीक, कोई भी चीज है, रॉड है, ठीक है, प्लास्टिक की रॉड है, ठीक है, या आयरन है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, मान लीजिए उसको रब कर दिए या किसी एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू उसमें हमने क्या किया, एनर्जी दिया, तो होता क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी चीज जो होता है वो जिससे बना होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल से, आयन से, ठीक है, जो सबसे छोटी उसकी इकाई होती है सबसे किसी भी चीज के फॉर्मेशन की, वो होती है आपका एटम। तो एटम में आपने पढ़ा है कि एटम्स के, ठीक है ना, एटम से भी छोटे पार्ट होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, जो न्यूक्लियस पार्ट होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी चीज इज फॉर्म बाय एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी चीज है अगर हम उसको एनर्जी देंगे,
ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, चाहे उस पर ही हिट करेंगे, तो क्या होगा, जो एनर्जी है वो उस चीज को जब मिलेगी तो क्या होगा, उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, जितनी समय के लिए उनको एनर्जी वो मिली, उतने देर में इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली, वो एनर्जी पाकर इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेज से, अपनी अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है। यानी जितना एनर्जी, ठीक है, जब तक के लिए, चाहे वो इंस्टेंट ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो कंटिन्यूअस एनर्जी मिली हो, वो अपनी स्टेज से थोड़ी देर के लिए क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, लगातार भी शिफ्ट रह सकता है, डिपेंड करता है कि आपने एनर्जी कंटिन्यूअस दी है या ठीक है ना, या डिस्क्रीट तरीके से। तो उस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो होता क्या है, जो भी एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल पार्ट होता है। तो जब एटम न्यूट्रल पार्ट होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जो पार्ट जहां पे है, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ना होकर क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए आयोनाइज हो जाएगा। आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस तरीके तो शिफ्टिंग किस तरह की हुई है। तो उसमें क्या होगा कि जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन, हमेशा आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सिस्टम में फ्री होके घूमने लगते हैं, और उतनी देर के लिए सिस्टम क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है, हम क्यों चार्ज बोल रहे हैं, क्योंकि सिस्टम पहले न्यूट्रल था। न्यूट्रल था क्यों, क्योंकि आप पढ़े हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए, सारे सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, एटम्स न्यूट्रल। इसके बाद से बाहर से एनर्जी लगी, सिस्टम क्या हुआ, एनर्जाइज्ड हुआ। एनर्जाइज्ड होने के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ दिया, तो क्या हो गया, वो थोड़ी देर के लिए एक फोर्स फीलिंग हुई। ठीक है ना, फोर्स, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में स्केल को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का स्केल को रब करके जो है बाल में कागज को चिपकाते हैं तो चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो आप जब रब करते हो ना, तो थोड़ी देर के लिए उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में चला जाता है, जितने देर के लिए एनर्जी मिली है। और उसके बाद से क्या होता है, वो उस कागज के टुकड़ों, हो सकता है उस पर पॉजिटिव या उस पर निगेटिव, ये नहीं डिसाइड होता है कि इसका प्लास्टिक वाले स्केल पे पॉजिटिव चार्ज आया कि निगेटिव। हाँ, लेकिन वो पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, कागज के टुकड़े के पास ले जाएंगे, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, इस पे पॉजिटिव है तो उस पे निगेटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर इस पे निगेटिव आया तो उसका पॉजिटिव पार्ट इसको अट्रैक्ट, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी उस पर क्रिएट हो जाती है। और उतने देर के लिए वो क्या होता है कि उसको अट्रैक्ट करने लगता है, यानी उस पर फोर्स आने लगता है। सपोज कीजिए कि इस पे निगेटिव चार्ज आ जाए, जिसको आपने रख किया, और जिसके पास आप ले जा रहे हैं वो रिपल्शन हो रहा है, तो कुछ नहीं दिक्कत है। सीधी सी बात है कि क्या उस पर भी निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ये बताता है कि चार्जेस अपोजिट है या सेम है। बट प्रोसेस ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज आया कहां से, तो वो हम देन वी गिव द एक्सटर्नल एनर्जी टू द सोर्स। ठीक है ना, एक्सटर्नल एनर्जी गिवन टू एनी सोर्स। ठीक है ना, यूजिंग दिस एनर्जी the electron goes out, and the process in which we give the energy and electron goes out, then in this process we feel some force when we take some other things near to this object। कहने का मतलब यही है कि चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, कोई भी सिस्टम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जा रहा है, और डिस्प्लेस होने के बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, हम दूसरे चीज के पास जब उसको ले जाते हैं तो उस पर कोई अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइदर रिपल्शन होता है। ठीक है, अब चार्ज तो समझ में आ गया कि चार्ज कुछ नहीं है, जो हम देख नहीं रहे हैं, बस एक फिनोमिनल है जिसमें हम उसको महसूस कर सकते हैं। अब फिर चार्ज दो तरह के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पसंद आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं।
दो चीजें होती हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट और ये सारी चीजें। हमें कोई जरूरत नहीं है कि बहुत सारा बड़ा सा थ्योरी रट ले, ठीक है, और उसके बेसिस पे हमको क्वेश्चन लगाने से मतलब फैक्ट्स की क्वेश्चन लगाने से मतलब है। और इसके बाद से चार्ज तो खत्म हो गया, दो तरह के चार्ज हो गए, पॉजिटिव और निगेटिव हो गए, ठीक है। इसके बाद से जो टॉपिक आता है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? देखिए, जब हम किसी, ठीक है, कंडक्टर वह मटेरियल है जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर दे दें और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो, फ्री होके घूमने लगे सिस्टम में, तो ऐसी चीज को हम कंडक्टर बोलते हैं। बिकॉज आप कंडक्टर में हमेशा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से, ठीक है, वो लूजली बॉन्डेड होता है, ठीक है। यानी कि व्हेन वी गिव द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द आउटर शेल, इन दैट केस, ठीक है ना, वी से दैट कि दैट थिंग इज बिहेव्स लाइक अ मेटल या कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? व्हेन वी गिव द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एनीथिंग and the system does not generate any electron, and that thing is behaves like an insulator. And semiconductor is lie between conductor and insulator. ठीक है, in some cases we give the small energy, we get the electron. In some cases we give the small energy, we are not getting the electron. All are depend on the temperature. Okay, but insulator में क्या आ जाएगा? Like wood, ओके, इसमें क्या आ जाएगा? मेटल, ऑल मेटल्स, ओके। सेमीकंडक्टर में क्या आ जाएगा? लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके। अब मैं क्यों बोल रहा हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी? देखिए, स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी आप देके ही चेक करेंगे। अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे ना, तो हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए इसमें भी कंडक्टिविटी आ जाए, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोसेस वो देखा है, प्लास्टिक का स्केल। क्यों मैं वो बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि वो हर किसी ने देखा है। उसको रब करने के बाद क्या होता है, थोड़ी देर के लिए उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन करने की क्षमता आ जाती है कि नहीं आ जाती है? कागज टुकड़े को चिपका लेता है कि नहीं चिपका लेता है? तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात नहीं करेंगे। व्हेन वी गिव द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, इन दैट केस द आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्री इन अ सिस्टम, देन, ठीक है ना, प्रोसेस एक्सचेंज in this process, say like a behaves like in conductor, and if electron is not free, means conductivity not possible. Electron free means conductivity possible. Electron does not free, when we give the small amount of energy, means the system behaves like a insulator. Insulator में conductivity नहीं होती है ना, लेकिन हम conductivity कह सकते हैं हो जाएगी कब? जब हम उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें। यानी जो स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना आउटर शेल में, वो क्या हो जाए, इतनी एनर्जी दे दो। हर चीज की एक औकात होती है, आप जानते हैं कि हर चीज, ठीक है, वो एक रेंज के बाद क्या होता है, उसके बियॉन्ड आप अगर एनर्जी देंगे तो क्या होगा, सिस्टम में वो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, वो बिहेव करेगा। बट हम क्यों ऐसा करें? जब हमारे पास ये चीज मौजूद है तो हम क्यों लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दे के इंसुलेटर से कंडक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे? ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है। इसके बाद से इंडक्शन फिनोमिना है। इंडक्शन फिनोमिना क्या है? नाम ही इंडक्शन है, इंडक्शन इंड्यूस करना, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है,
और एक न्यूट्रल बॉडी है। एक चार्ज बॉडी ये है और एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको पास ले आए। ठीक है, एक चार्ज बॉडी है और एक चार्ज नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, इस पे ये चार्ज है, ये चार्ज नहीं है। तो क्या होगा, ड्यू टू दिस चार्ज इसमें क्या होगा, इंड्यूस फिनोमिना होगी। इंड्यूस फिनोमिना होगी तो क्या होगा, इस पे अगर इसमें पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब कोई चार्ज पार्ट को, चार्ज ऑब्जेक्ट को हम किसी न्यूट्रल सिस्टम के पास ले जाते हैं, इन दैट केस ये जो चार्ज सिस्टम है वो न्यूट्रल सिस्टम को क्या कर देता है, बाय इंड्यूस फिनोमिना के थ्रू अपोजिट पोलैरिटी क्रिएट करके उसको भी चार्ज कर देता है। इसी को तो बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, बहुत सी छोटी चीजें हैं, जाननी है बस। जान के इस पे बेसिस क्वेश्चन आएंगे, उसको करने होंगे। क्वेश्चन कब आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन करके जब देखेंगे तब समझ में आएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इंडक्शन बेस पे पूछे जाएंगे। मैं भी क्वेश्चन एक ले लूंगा। इसके बाद से बेसिक प्रॉपर्टीज, चार्ज। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, इफ अ सिस्टम contain n number of charge like Q1, Q2, Q3 up to Qn, then additivity of charge means Q total is equal to क्या हो जाएगा, Q1, Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Qn। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा स्केलर चीजों के लिए लगती है, यानी कि स्केलर चीजें हैं, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो उस केस में हम टोटल क्या करते हैं, टोटल वैल्यू निकालने के लिए हम इंडिविजुअल क्वांटिटी का सम कर देते हैं। ठीक है, उसके साथ डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आ रहा है? तो जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसी एडिटिविटी प्रॉपर्टी ये शो करेगा। अगर कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करके रख देंगे, हो गया। यानी कि अगर हम ये कहें कि सिस्टम कंटेनिंग एन नंबर ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड Qn, देन Q टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल जितने चार्ज दिए हुए जोड़ दीजिए। बोल दे कोई चीज है जिसमें 2 कूलाम, -3 कूलाम, -4 कूलाम, 5 कूलाम का चार्ज ऐसे है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज बताइए। सिंपल आपको प्लस माइनस के साथ ऐड कर देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके बाद क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज इज कंजर्व। अब देखिए ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो उसमें लिख दिया, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट ये भी दे दिया, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज नॉट कंजर्व, लाइक दैट। ऐसे क्वेश्चन दे दिया, चार्ज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ऐसे करके
मल्टीपल चॉइस मान लीजिए हो गया, तो दो ऑप्शन इसमें से चार्ज क्या है, कंजर्व होती है। कंजर्व का मतलब ये हुआ कि देखिए कोई भी चीज क्या है, अगर वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब विरहित निकाय, मतलब जो किसी से कनेक्शन ना हो, ठीक है, तो सारी चीजें क्या है, न्यूट्रल है। अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो अगर हम बाय गिविंग सम एक्सटर्नल एनर्जी उसमें हम चार्जिंग फिनोमिना क्रिएट करें, करंट क्रिएट करें, कोई मेटल है मान लीजिए न्यूट्रल है, हमने उसको एनर्जी दी, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, फ्री होके मूव करने लगे, तो क्या वो चार्ज पार्टिकल है? नहीं। मतलब उसमें जो चार्ज, मतलब टोटल जो चार्ज है वो नंबर ऑफ चार्ज वो क्या घट या बढ़ रहा है? नहीं। जो प्रोसेस हो रहा है उस टाइम तक चार्ज आपको, ठीक है ना, वो चार्ज बॉडी है, या कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल एनर्जी रिमूव कर रहे हो उस केस में फिर वो सिस्टम में क्या हो जा रहा है, अपने आप अपनी स्टेट पे वो चले जा रहे हैं, यानी वो न्यूट्रल हो जा रहे हैं। यानी कि टोटल चार्ज क्या है, चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली वी गिव द एनर्जी देन वर्क स्टार्ट, लाइक दैट, सिंपली, ठीक है ना। हमने एनर्जी दिया, वो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनको जब तक एनर्जी मिली है सिस्टम में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वी गेट द इलेक्ट्रिसिटी, लाइक दैट। तो चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है, नाइदर डिस्ट्रॉय नाइदर क्रिएटेड, इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद से थर्ड पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉइंट्स में नहीं होगा कि 0.1 इलेक्ट्रॉन, 0.2 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट, इस तरीके से नहीं। हाँ, 0.1 कूलाम चार्ज हो सकता है, 0.3 कूलाम चार्ज हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इज अ होल नंबर, लाइक क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी, ठीक है ना। यानी चार्ज इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। Integral multiple means where n is like a integer value. Okay, integral multiple. Okay, कहने का मतलब ये हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब, ठीक है। हाफ इलेक्ट्रॉन फुल इस तरह से नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, या तो 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उसको हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वी गेट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब वैल्यूज कुछ देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, ये याद रहना है, ये पॉइंट सिर्फ याद रहना चाहिए। Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई फॉर्मूला है कैसे, अगर किसी सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q बराबर E। अगर किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सब पे क्या है, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और सब पे चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, Q बराबर एन ई। या किसी सिस्टम में 100 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 100 इंटू ई। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है चार्ज है, इतना कूलम, तो हम क्या करेंगे, वी गेट द आंसर बाय दिस फॉर्मूला। ये सबसे आसान हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मैं आपको कराता हूं। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ 10⁹ electrons move out of a body to another body. If a 10⁹ electron move out of a body to another body
पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा रहा है। देन पूछा है हाउ मच टाइम required to get total charge of 1 coulomb on other body। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कितना जा रहा है? 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन। कितने सेकंड में? एक सेकंड में। आपसे पूछा है एक कूलम टोटल चार्ज हो जाए तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा। ये तो चूंकि इसलिए वाला क्वेश्चन है सॉल्व, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो एक कूलम में कितना हो जाएगा? एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19। एक कूलम इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए तो हम क्या करेंगे, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब यहां लिखेंगे चूंकि 10 पे पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कितने देर में? एक सेकंड में। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है? इतने। इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन कितने देर में ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरे बॉडी में। तो इस चीज का इससे मल्टीप्लाई, ये एक सेकंड है तो क्या करेंगे, इस टर्म का इससे मल्टीप्लाई। मैथ्स आपको हम मान के हैं कि ये आती होगी, इतने का दाम इतना तो इतने का दाम कितना, ऐसे निकालते हैं ना। 10 पे पावर 9 electron shifted into other body in 1 second. Then this electron shifted into what time? This value into this upon with this. 1 upon 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, इसका मल्टीप्लाई इस 1 सेकेंड से, अपॉन में क्या करेंगे 10 पे पावर 9। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये वैल्यू ऊपर ले जाएंगे, ये ऐसे रहने दीजिए। कितना हो जाएगा? ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 19 हो गया, अपॉन में 1.6 और ये वैल्यू इसी के साथ मल्टीप्लाई ले लीजिए 10 पे पावर 9 इंटू 1। सॉल्व करेंगे कितना? 10 पे पावर 9 10 पे पावर 19 से कैंसिल हो जाएगा, 10 पे पावर 10 अपॉन में 1.6, इतना सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा कैलकुलेट मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन सॉल्व ऐसा ही होगा। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इतना कूलम्स होता है, तो एक कूलम में कितना हो जाएगा? एक कूलम में यहाँ पे इसको इंटू 1 कर लीजिए। अब एक कूलम कितना होगा? इतने को इधर ट्रांसफर कर दिया, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ट्रांसफर इन 1 सेकेंड। देन इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने में? इतना इंटू इतना अपॉन में इतना कर देना है। सॉल्व मैंने कर दिया है, पूरा सॉल्व, ठीक है ना। इतने सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा कुछ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बहुत ही आसान सा वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी का था। मैंने लगा दिया यहाँ पे समझाने के, तो समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद से आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, COULOMBS, कूलम्स लॉ, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं पढ़ना है हमें। कूलम्स लॉ क्या कहता है? इफ वी take 2 point charge, 2 point charge at a distance r
देन एफ, ठीक है ना, एफ फर्स्ट केस कहता है, सपोज करिए ये एक पॉइंट चार्ज है Q1, ये एक पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F। देन ये जो फोर्स है कूलम्ब्स कहते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस R है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच का डिस्टेंस कितना R है, तो कूलम्ब्स कहते हैं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 में R स्क्वायर। एंड नेक्स्ट वो कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। जब इन दोनों क्वांटिटी को एक साथ लिखा जाता है तो क्या हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। हम इसको सेपरेट करेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, ये हमारा कूलम्ब्स का फॉर्मूला है, कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, if the 2 point charge, the distance between 2 point charge is R, then force between the two charges is like F is equal to K Q1 Q2 upon में R square, where K की वैल्यू होती है 1/4 naught, which is equal to 9 into 10 के पावर 9, कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, ठीक है ना। दिस वैल्यू नीड टू बी रिमेंबर एंड दिस एप्सिलॉन नॉट हियर, वन वैल्यू इज एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ओके, यूनिट क्या हो जाएगी यहां से, F न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैसे, इसकी जगह पे जब हम इसको लिखेंगे तो एप्सिलॉन नीचे आएगा, एप्सिलॉन को इधर, एफ को इधर शिफ्ट कर दिया, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू भी हमको याद रखनी है, ठीक है। बहुत आसान सा लॉ है। उसके बाद से हमको क्या पढ़ना है, क्योंकि फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको वेक्टर नोटेशन भी देखेंगे इसका कैसे होता है। वेक्टर नोटेशन में हम इसको कैसे देखेंगे, सपोज करिए, सपोज कोई यहाँ रेफरेंस पॉइंट है O, कोई A पॉइंट है यहाँ पे, कोई यहाँ पे B पॉइंट है, यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, इसका इससे डिस्टेंस इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, ठीक है। इसको डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, इसको डिस्टेंस R2 मान लेते हैं, ओके। तो इसका इससे डिस्टेंस ये हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, कोई रेफरेंस पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज जो है वो R2 डिस्टेंस पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये चार्ज जो है वो R1 डिस्टेंस पे है। हमको क्या निकालना है, फोर्स बिटवीन A एंड B, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले दो चार्ज है, नहीं पता है पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले चार्ज के कारण दूसरे पे लगने वाला फोर्स,
भाई इस चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, सपोज करिए ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ले लीजिए, तो इस पे, इसके कारण इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? F2 1 फोर्स ऑन टू, इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। इसी तरीके से जब 2 के द्वारा 1 पे लगने वाला फोर्स देखा जाएगा, ये भी पॉजिटिव सपोज कर लिया, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों ये क्या हो जाएगा? फोर्स रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। तो इसके कारण इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F1 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर हमको एक्सप्रेशन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे? F12। ठीक है, अगर F12 लिखना है तो क्या लिखेंगे? दोनों चार्ज Q1 Q2 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हम इधर की तरफ देख रहे हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर किधर जा रहा है? इधर की तरफ। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर इधर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? R1 2। ठीक है, ये वेक्टर R2, ये है R1, तो क्या हो गया? इसका डायरेक्शन इधर है, इधर है, तो ये इधर गया, ये इधर आया और ये इधर गया। तो वेक्टर रूल क्या कहता है? इस इतना प्लस इतना, R2 प्लस R1 R12। ध्यान से देखिए, दिख रहा होगा। जब हम केवल ये फोर्स देख रहे हैं तो इस फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर, तो यहां पे वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा? इधर। तो उस केस में दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? R2 प्लस R12 इज इक्वल टू दिस वेक्टर, वेक्टर R1। तो यहां से R12 कितना आ जाएगा? R1 माइनस R2। तो यहां पे क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, वेक्टर है ना, तो मॉडुलस ऑफ ये R12 का होल स्क्वायर। और इसके साथ यूनिट वेक्टर एक लिख लेंगे। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है R12 का कैप, जहां पे R12 कैप जो होगा वो मॉडुलस ऑफ वेक्टर R12 अपॉन में, सॉरी, वेक्टर R12 अपॉन में मॉडुलस ऑफ R12 होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको फोर्स F21 लिखना हो तो वही लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में, यहां क्या करेंगे? R12 की जगह पे R21 लिखेंगे और वेक्टर डायरेक्शन कितना हो जाएगा? R21 का कैप। कैप जो होता है वो डायरेक्शनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मुझे F21 निकालना होता तो हमको क्या करना पड़ता? ये भूलना पड़ता। तो इस समय वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाता? इधर हो जाता, ऐसे हो जाता। तो हम क्या लिखते हैं इसको? उस समय इसको हम R21 रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर का डायरेक्शन इधर था, ये इधर है, ये कितना है? R1, और ये R2 है। तो देखिए, ये धन ये वेक्टर R1 प्लस R21 इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो यहां से R21 कितना आ जाता? ये इसको उधर भेज दीजिए। बात समझ में आ रहा है ना? ये करने आना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट देके उसके रिस्पेक्ट में हमको चार्ज दे दिया जाए किसी भी डिस्टेंस पे, हमको वेक्टर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रटने की चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। ये Q2 है, ये Q1 है, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको क्या पढ़ेंगे? F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो उसका डायरेक्शन इधर होगा,
दोनों को हमने पॉजिटिव माना था, तो रिपल्सिव के कारण इसके कारण इस पर इधर, इसके कारण इस पर लेने वाला फोर्स उधर। ठीक है, अब जब हम इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो ये वेक्टर डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसके लिए हमने वेक्टर इधर खींचा और एक वेक्टर उधर खींचा, ये डायरेक्शन नहीं चेंज होगा। अब ये डायरेक्शन किधर होगा, कौन सा फोर्स कैलकुलेट करें, उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, ये वेक्टर जो हमने प्रेजेंट किया है वो ऐसे होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये है वेक्टर प्रेजेंटेशन। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल। बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, देखिए क्वेश्चन है, ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, ठीक है, चार्ज बॉडी ए है और ये कोई चार्ज बॉडी बी है। ओके ओके, क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब ये चार्ज बॉडी ए ठीक है, ये ए है, इसके साथ एक चार्ज बॉडी जो है वो सी को ठीक है संपर्क में लाया गया है, और एक और इसी तरीके से यहां पे चार्ज बॉडी है, ये बी है, इसके साथ संपर्क में एक बॉडी को लाया गया है डी। ठीक है, तो हुआ क्या, देखिए ये जो ए है और ये सी है, ये बी है और ये डी है। ए के आइडेंटिकल कोई एक और ठीक है ना क्या बोलते हैं स्फेयर है, जिसको इसके साथ टच कराया जा रहा है। पहले ए क्या था, चार्ज बॉडी था, ये क्या था, अनचार्ज था। ये जैसे ही इसको इससे टच कराया जाएगा तो क्या होगा, दोनों आइडेंटिकल है तो क्या होगा, चार्ज आधा आधा सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा तो ये जो दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है वो शिफ्ट होके यहां आ गए। सपोज इस पे क्यू चार्ज था, इस पे हम मान लेते हैं क्यू था, इस पे Q1 था, इस पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा Q/2 और इस पे भी क्या आ जाएगा Q/2। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो A है और जो C है वो दोनों आइडेंटिकल स्फेयर है। बस किया क्या गया है कि जो पहले केस में A था जो स्फेयर है उस पे चार्ज अगर हमने Q माना है तो वो ही नेक्स्ट केस में एक अपने ही आइडेंटिकल स्फेयर जो आखिर अनचार्ज है उससे टच कराया जा रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो B है वो भी चार्ज है, उस पे मान लिया कि Q1 नंबर ऑफ चार्ज है और वो D स्फेयर जो कि B के आइडेंटिकल है, both identical sphere here also ओके, बोथ आइडेंटिकल स्फेयर बोथ है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये चार्ज जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आधा आधा, यानी Q1/2 और एक और चीज कह रहा है कि जो पहले केस में जो A और B के बीच का डिस्टेंस था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर था। और दूसरे केस में टच कराने के बाद जब इसको रिमूव किया जा रहा है, A है इस पे चार्ज और जो B है इस पे चार्ज, तो उस केस में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रहा है वो कितना दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं किया गया सवाल में, बस इतना है कि पहले चार्ज कोई चार्ज A था, स्फीयर A था, B था वो भी चार्ज था, उस पर हमने चार्ज कितना ये नहीं माना, मान लिया Q A है, इस पे Q1 है, इसको आइडेंटिकल स्फीयर से टच कराया गया, फिर उसको हटा दिया गया A और B को। फिर अनदर केस में क्या किया गया,
डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी पहले थी 10, अभी इन दोनों के बीच की दूरी है 5। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है पहले केस में क्या फोर्स था दोनों के बीच में, और नेक्स्ट केस में क्या फोर्स है, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम कंपेयर कर देते हैं। यहां पे फर्स्ट केस में मान लेते हैं फोर्स F1 था, तो क्या हो जाएगा, दोनों 1/4πε0 Q इंटू Q1 अपॉन में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को हम 0.1 लिख सकते हैं, 0.1 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इतना 0.1 का स्क्वायर। दूसरे केस में 1/4πε0 Q की जगह पे Q/2, Q1 की जगह पे Q/2, और डिस्टेंस कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, वन बाई 4πε0 ये हो गया Q1 अपॉन में ये 2 2 जा 4, 0.05। ठीक है, 0.05 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.025। ओके, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा Q1 Q अपॉन में 4πε0, 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 0.01। और अब एक चीज देखिए, यहाँ पे भी क्या है 0.1 का स्क्वायर है, तो 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01। तो ये क्वांटिटी और जो ये क्वांटिटी है, यानी F1 फर्स्ट केस में, F2 सेकंड केस में, दोनों क्या है इक्वल आ रहा है। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन इंडक्शन की, देख लिया ना आप लोगों ने। इंड्यूस फिनोमिना के बेसिस पे जो क्वेश्चन बना है, कैसे बना है, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा आइडेंटिकल। ये हमेशा आपको याद रखना है कि चार्ज जो है वो आधा आधा सेपरेट हो जाएगा कब, जब आइडेंटिकल स्फीयर के केस में होगा। आइडेंटिकल नहीं होगा तो क्वेश्चन टफ हो जाएगा, फिर उस केस में हमको दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। इसके बाद से फोर्स बाय मल्टीपल चार्जेस। ओके, फोर्स between multiple charges। मल्टीपल चार्जेस मीन्स मान लीजिए एक चार्ज Q2 है, एक यहां Q1 है, यहां एक Q3 है, और ये एक कोई रेफरेंस पॉइंट है। इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है R1 है, ये हमारा R3 है, और ये हमारा R2 है। ठीक है, अच्छा, तो फिर ये हमारा डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, फिर ये डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, चलिए ये Q1 है, ये Q3, ये Q2। तो सबसे पहले ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा O है। इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12। Q3 की वजह से 1 पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ठीक है, और यहां पे कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ओके,
ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मान लेते हैं कौन सा फोर्स, F1। ओके, सिंपल है ये, इसमें ठीक है। इसको बाजी जैसे भी किया था ना वेक्टर वाला, वैसे ही करना है। इस फोर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो इसके सपोज एक फोर्स निकाला F13, कितना हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाली फोर्स निकालना है, इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए हमको। कैसे निकलेगा, ये हमारा क्या है R3, ये R1, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ये R13। ओके, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, R3 माइनस R1। ओके, या यूं कहें इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते हैं, R13 का होल स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर यहां लिख देंगे R13। ओके, सिमिलरली F12 निकाल लेंगे, ठीक है। Q2 Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद से रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, पैरेललोग्राम में F, ठीक है ना। इसको मान ले एक F1, इसको मान ले F2, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, जो भी इसके बीच का एंगल आएगा उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये तो हम क्वेश्चन के माध्यम से कुछ देखेंगे तो समझ में आएगा। मैं एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं, ठीक है, उसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस तरह की चीजें जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा ठीक रहेंगी। क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। हमको क्या करना है, स्क्वायर की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सब पे चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ए पे दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, बी पे है -5 माइक्रोकूलम, सी पे दिया कितना दिया हुआ है 2, एंड डी पे -5। यहां पे भी 2 माइक्रोकूलम और डी पे है -5 माइक्रोकूलम। आपको निकालना है सेंटर पे फोर्स निकालना है। सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहां पे 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इस पे फोर्स निकालना है, ठीक है, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, तो आप पहले सबसे पहले क्या करिए, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए सेंटर से लेके। देखिए ये क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल का हाफ क्या हो जाएगा, सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको पता है डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट में जो ये स्क्वायर होगा प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल को अगर हम डी माने तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा, ब्रैकेट में 200 को सॉल्व करेंगे 10√2, इतना सेंटीमीटर। तो डी का हाफ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस, इसको हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं ये आर है, ये डिस्टेंस सब आर होगा। तो कितना हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको फोर्स निकालना है सेंटर पे। सेंटर पे कितना है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है।
तो देखिए, सबसे पहले फोर्स ड्यू टू दिस एंड दिस, यानी डी पे जो चार्ज है और जो बी पे चार्ज है, इन दोनों का फोर्स इक्वल होगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो माइनस और सेंटर पे पॉजिटिव है तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स सॉरी इधर की तरफ होगा, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा। ठीक है, अगर हम इस फोर्स को मान लें एफ डी, इसको एफ बी, ठीक है, ड्यू टू डी चार्ज एफ डी फोर्स, तो क्या हो जाएगा, एफ डी और एफ बी दोनों का डायरेक्शन क्या, एक दूसरे के अपोजिट, सेंटर पे जो लग रहा है भाई, इसके कारण इस पे लगना फोर्स अट्रैक्टिव सेंटर की तरफ, और इसके कारण तो सेंटर पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ डी माइनस एफ बी कितना होगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि बी पे भी -5 माइक्रोकूलम है, डी पे भी -5 माइक्रोकूलम है, सेंटर पे जो चार्ज है वो क्या है, 1 माइक्रोकूलम है, सेंटर से इस बी की डिस्टेंस बराबर है, ये बराबर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, ये वाले फोर्स एफ डी और एफ बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेंटर पे आप देखिए, सेंटर पे इसके कारण बी वाले चार्ज के कारण जो सेंटर पे फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन उधर की तरफ, और जो डी के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ। ये सेंटर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मैं लिख दे रहा हूं 1 माइक्रोकूलम, ठीक है, ये पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है तो इस निगेटिव के कारण इस पॉजिटिव पे लगने वाला फोर्स कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये अपनी तरफ खींचेगा और इसके कारण ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इधर की तरफ, और इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन सेंटर, नेट फोर्स ड्यू टू डी एंड बी एट सेंटर कितना हो जाएगा, एफ डी माइनस एफ बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ए और सी को देखिए, ए पे 2 माइक्रोकूलम, सी पे 2 माइक्रोकूलम, और सेंटर पे क्या हुआ, तो फिर ए पे 2 माइक्रोकूलम, सी पे 2 माइक्रोकूलम, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा, और सेंटर पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इस पॉजिटिव चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, इससे दूर होगा। इन दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, इसके सेंटर वाले चार्ज के कारण इस पे लगने वाला फोर्स इधर, इसके कारण इस पे इधर, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। तो नेट फोर्स ऑन सेंटर ड्यू टू ए एंड सी चार्जेस, ड्यू टू ए एंड सी क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि एफ ए क्या है, एफ ए मैग्नीट्यूड वाइज और एफ सी मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ये एफ ए, ये एफ बी। बात समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, सेंटर ये 1 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर दोनों की, इस पे भी क्या है 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम है, सॉरी 2 माइक्रोकूलम, सी पे भी क्या है 2 माइक्रोकूलम, इस पे 1 माइक्रोकूलम, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, तो क्वांटिटी वाइज चार्ज दोनों ही 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, डिस्टेंस ये दोनों बराबर है, दिशा क्या है, अपोजिट है, इसके कारण इस पे उधर की तरफ फोर्स, इसके कारण इस पे इधर की तरफ फोर्स, क्यों, दोनों पॉजिटिव, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0। तो ओवरऑल फोर्स एट सेंटर कितना आया, 0 ड्यू टू ऑल चार्ज, ऑल चार्जेस, ठीक है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल है ए बी सी। यहां Q नाम का चार्ज है, यहां B पे भी जो चार्ज है वो क्या है, Q है, और इस C पे माइनस Q है। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलैटरल का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज। वन बाय वन हम करेंगे। देखिए, जैसे फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एंड बी, दो ही चीज की। देखिए, जब हम ए पे फोर्स देखेंगे तो सी के कारण और बी के कारण। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड सी। तो देखिए, बी के कारण इस पे जो फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव, तो इसके कारण इस पे फोर्स कैसा लगेगा, एफ बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसको क्या लिखेंगे, एफ ए बी। और फिर इस ए पे कौन सा फोर्स, सी के कारण। सी निगेटिव है और ये ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। तो अपनी तरफ खींचेगा किसी भी चीज को, माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। ये कैसा फोर्स हो जाएगा, एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, एफ ए सी। तो इसके बीच का एंगल कितना हो जा रहा है, 120। तो कुछ ऐसा हो जा रहा है, ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन ए क्या हो जा रहा है, एक एफ ए बी वेक्टर और एक एफ ए सी। ऐसा मिला। अब जब हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम थ्योरम लगा देंगे यहां पे। तो क्या आ जाएगा, टोटल फोर्स एफ ए इज इक्वल टू, मान लेते हैं एफ। देखिए, डिस्टेंस वाइज तो ये सब इक्वल होगा। डिस्टेंस कितना दिया है, मान लीजिए एल दिया है, ठीक है ना, एल दिया है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब चार्ज, ये चार्ज क्यू, ये भी क्यू, तो क्यू सेम, एल सेम। यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, बस यहाँ माइनस, उसकी कोई बात नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, ये डिस्टेंस भी एल है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो एफ ए बी है और ये जो एफ ए सी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। एफ ए बी मैग्नीट्यूड वाइज एफ ए सी के इक्वल है, बराबर एफ मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम इसको निकालेंगे रिजल्टेंट, तो मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में वेक्टर एफ ए बी स्क्वायर एफ ए सी प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी इंटू कॉस 120। ठीक है, इसके बीच का एंगल क्या होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एफ ए बी को हमने क्या मान लिया, मान लीजिए एफ मान लिया जनरलाइज करके। तो ये एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी को एफ ए सी को एफ, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस में 1/2। कैसे निकालेंगे cos 120, क्या लिखेंगे, cos 90 प्लस 30। 90 पे वैल्यू चेंज होती है, cos किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। तो क्या हो जाएगा
sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब चूंकि 90 पे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बचता है ट्रिग्नोमेट्री में, 90 के बाद सेकंड कोऑर्डिनेट आता है, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये फोर्थ। सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक। तो कॉस, क्योंकि यहां पे क्या है 90 प्लस थीटा कॉस के साथ, कॉस सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2। ये सिर्फ मैंने इसलिए किया ताकि यहाँ पे जो बच्चे मैथ नहीं पढ़े हैं या भूल गए हैं उनके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, कितना बचा अंडर रूट में एफ स्क्वायर, ये माइनस में ये एफ इंटू एफ स्क्वायर, ये एफ से एफ कैंसिल हो गया, क्या बचा अंडर रूट में एफ स्क्वायर, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एफ। तो इस पे जो वैल्यू आई है मेरी, सेम वही फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा, इधर की तरफ रहेगा एफ बी ए, और इस सी पे जो चार्ज है माइनस, इस पे जो प्लस है, इसके कारण ये माइनस चार्ज इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी क्या हो जाएगा एफ बी सी। अब फिर इसके बीच का एंगल 120, फिर वही सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, मैग्नीट्यूड वाइज ये एफ बी सी और एफ बी ए क्या होगा इक्वल होगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, तो ये इस पे फोर्स कितना आ जाएगा बी पे एफ आ जाएगा। ठीक है, मेन फोर्स जो है सी पे निकालना है, वो हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो दो चीजों पे फोर्स कितना आ रहा है एफ। अब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए कितना आया, फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव। ठीक है, या हम यूं कहें फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ठीक है, तो ये फोर्स कैसा आएगा, ठीक है, इधर की तरफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी खींचेगा अपनी तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना आ गया इधर की तरफ, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी एफ ए सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी कितना हो जाएगा एफ बी सी। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका वो कितना आएगा एफ। ठीक है, जो भी आएगा, ठीक है, इसको हम एफ डैश मान लेते हैं। ठीक, तो भाई देखिए क्या है, एक फोर्स हमारा क्या है एफ ए सी है, और एक फोर्स हमारा क्या है एफ बी सी है। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा एफ डैश मान लिया। तो अब इसको कैसे करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए सी इंटू एफ बी सी इंटू कॉस कॉस 60। होगा क्या, यहां सॉल्व कर देते हैं, एफ डैश रिजल्टेंट। अब देखिए मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर होंगे, ये वाली क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ क्यू डैश क्यू माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, डिस्टेंस ये है। तो मान लेते हैं एफ ए सी को एफ स्क्वायर हो गया, इसको भी कितना मान लेते हैं एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी की जगह पे एफ, इसकी जगह पे एफ कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ इंटू एफ स्क्वायर, कितना आ गया 3f² √3f।
अब आपको करना क्या है, एफ की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये भी क्यू ये भी क्यू, यहाँ पे हम साइन के साथ नहीं रखेंगे, साइन का यूज किट पर सिर्फ डायरेक्शन निकालने में करेंगे, क्यू इंटू क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर और साथ में इंटू √3, ये हो गया हमारा इस चार्ज पे ड्यू टू अनदर चार्ज के कारण जो लगने वाला फोर्स है। तो इस पे एफ आया, इस पे एफ आया, इस पे √3f की वैल्यू आ गई। तो ओके, फोर्स वाला पोर्शन जो है वो समाप्त हो गया है, ठीक है। इस पे बेस हम न्यूमेरिकल कुछ और करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना रहने देते हैं और ठीक है, आगे देखते हैं आगे लेक्चर में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।